जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। क्लास 10 की जो ये सीरीज चल रही है टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए, इसमें हम आगे बढ़ते हुए इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र की आपकी बुक है, जो 10 नंबर का पूरा है, तो उसमें से मुद्रा एवं साख यानी थर्ड चैप्टर और जो फोर्थ चैप्टर है वो आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो मुद्रा एवं साख में से ये हमने क्वेश्चन उठाए हैं जो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिल रही होगी। अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर जरूर करें, जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। मुद्रा और साख जो कि चैप्टर थर्ड है, जो आपके इस टर्म 2 में आएगा, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, वस्तु विनिमय की प्रणाली में सबसे बड़ी समस्या। जो वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि वस्तुओं के आदान प्रदान से अपनी आवश्यकता को पूर्ति किया जाता था जब तक कि मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती थी, यहाँ पर हम लिखेंगे दोहरे संयोग की समस्या। दोहरे संयोग यानी दोहरे दोहरे संयोग की समस्या। अब दोहरे संयोग की समस्या क्या होती थी, ये मैं डिटेल में आपको जा करके जब इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा लॉन्ग आंसर के, ये शॉर्ट आंसर के हैं, तो मैं आपको उसमें समझाऊंगा, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है। बैंक में जमा धन को हम जब चाहें निकाल सकते हैं। बैंक में आप जब भी, आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव जब भी बैंक में जमा करते हैं, हम जब चाहें जब निकाल सकते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे मांग जमा, मांग जमा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब भी उसे मांगेंगे, आपका जमा किया हुआ पूंजी आप जब भी मांगेंगे वो वापिस आपको मिल जाएगा, इसलिए ये मांग जमा है। ठीक है। मुद्रा का कार्य क्या है? अब मुद्रा का कार्य क्या होता है? आपके पास जो मुद्रा है, जो पैसा है, उसका कार्य क्या है? ये विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य निर्धारित करता भी है, भविष्य के लिए बचत भी है। बचत है कि नहीं है? मुद्रा से के द्वारा बचत करते हैं भविष्य के लिए। तो ये तीनों के तीनों मुद्रा के जो है कार्य जो हैं। औपचारिक ऋण के स्रोतों में शामिल नहीं है। औपचारिक ऋण के स्रोतों में देखिए, ऋण लेने के आपके पास दो स्रोत होते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। अगर आप बैंक से, सहकारी समिति से, वित्तीय संस्था से अगर आप लोन लेते हैं तो ये औपचारिक स्रोत कहलाते हैं। लेकिन अगर आप रिश्तेदार से, साहूकार से, या कोई कर्मचारी काम कर रहा है कंपनी में अपने मालिक से, ठीक है, मित्र से, दोस्त से आप लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है? अनौपचारिक स्रोत। तो औपचारिक ऋण स्रोत में शामिल नहीं है वाली बात आ रही है, तो नहीं है कौन सा है? बैंक नहीं है, क्योंकि बैंक क्या है? औपचारिक स्रोत है। ठीक है। अच्छा, औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, नहीं है की बात आ रही है यहाँ पे, तो नहीं है कौन सा है? नाते रिश्तेदार। नाते रिश्तेदार नहीं है। ये जो औपचारिक स्रोत है ये सहकारी संगठन है, और ये जो औपचारिक ऋण में शामिल नहीं है क्या है? नाते रिश्तेदार जो है नहीं है। और ये बैंक और सहकारी संगठन ये क्या हो गए? ये हो गए औपचारिक स्रोत के ऋण। गरीब और ग्रामीण लोग ना होने के कारण औपचारिक स्रोत से ऋण लेते हैं। गरीब और ग्रामीण लोग क्या ना होने के कारण औपचारिक स्रोत से ऋण लेते हैं, बताइए। देखिए, जो गरीब और ग्रामीण लोग होते हैं वो ना होने के कारण अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेते हैं। तो ग्रामीण और गरीब लोग ज़्यादातर जो होते हैं वो अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेते हैं। अनौपचारिक स्रोत कौन से हो जाते हैं? साहूकार, ठीक है, मालिक और रिश्तेदार, नातेदार, ठीक है, दोस्त, मित्र, ये सब क्या है? अनौपचारिक स्रोत के ऋण है। किसकी वजह से ना होने के कारण? तो यहाँ पर लिखेंगे ऋणा आधार। ऋण आधार ना होने के कारण, ऋणा ऋण आधार, ऋण आधार या ऋण आधार भी कह सकते हैं। ऋण आधार अलग अलग हो जाता है और साथ में लिखें तो ऋण आधार हो जाएगा। ऋण आधार क्या होता है? कुछ गिरवी रखना। ठीक है। जो आप लोन रहे हैं उसके बदले तो कुछ होता नहीं है उनके पास, गरीब खुद ही होते हैं ग्रामीण लोग, तो ज़्यादा नहीं होता है, तो वो साहूकार से, सेठ से या अपने रिश्तेदार से ऋण जो है लेते हैं। अपनी छोटी छोटी बातों को जोड़कर एक दूसरे की सहायता करना उदाहरण है। अपनी छोटी छोटी बातों को जोड़कर एक दूसरे की सहायता करना क्या चीज़ का उदाहरण है? बैंकिंग क्या है, या फिर स्व सहायता समूह का है? तो आप खुद जानेंगे कि ये स्व सहायता समूह का है। स्व सहायता समूह यानी कि 5, 7, 10 या 20 जितने भी निश्चित होता है, ये अपना एक समूह बना लेते हैं और एक दूसरे की जो है मदद करते हैं।
पैसों के मामले में भी हो सकता है और ये व्यक्तिगत मामले में भी हो सकता है। ब्याज की दर अधिक होने के कारण व्यक्ति ऋण के जाल में फंस जाता है। हम किस प्रकार के ऋण की बात कर रहे हैं? तो व्यक्ति ऋण जाल में ज्यादातर जो है किस में फंसता है? ये अनौपचारिक ऋण के मामले में फंसता है। ठीक है। ब्याज का जो देखिए इसमें क्या होगा, ब्याज की दर अधिक, तो अनौपचारिक स्रोत में क्या होता है, ब्याज की दर जो होता है अधिक होता है, जिसके कारण व्यक्ति क्या होता है, ज्यादा चांस रहता है कि वो क्या होता है कि ऋण के जाल में फंस जाएगा। तो अनौपचारिक स्रोत। ठीक है। ऋण की शर्तों में शामिल हैं ब्याज दर, दस्तावेज, ऋण आधार, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। ऋण की शर्तों में क्या शामिल है, ब्याज दर भी शामिल है, ब्याज दर भी निश्चित होती है, दस्तावेज भी चाहिए, ऋण आधार भी चाहिए। ठीक है ना, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संपत्ति है जिसे गिरवी रखकर बैंक या सहकारी संगठन किसी को ऋण देता है। बैंक या सहकारी संगठन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक तरीके वह संपत्ति है जिसे गिरवी रखकर, ऊपर मैंने बताया आपको क्या, ऋणाधार, ऋणाधार या ऋण आधार लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऋणाधार या ऋण आधार लिख देंगे। वह संपत्ति होती है, यानी कुछ भी हो सकता है वो, क्या बोलते हैं, आपका जमीन के कागज भी हो सकते हैं। ठीक है, आपने बैंक में एफडी करवा रखी है उसके कागज भी हो सकते हैं, सोने चांदी भी हो सकता है। ठीक है, संपत्ति किसी प्रकार की हो सकती है, पशु हो सकता है। कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरे। ठीक है, कौन सा, ये वाला स्थान। ऋण लेते समय कर्जदार आसान ऋण शर्तों को देखता है। बिल्कुल, ऋण अगर आप लेने जा रहे हैं, चाहे आप बैंक से लेने जाए या कहीं से भी लेने जाए, तो क्या होता है, आसान ऋण शर्तों को देखते हैं। तो इससे क्या होता है, ऋण लेते समय कर्जदार आसान ऋण शर्तों को देखता है। इसका अर्थ है ब्याज दर निम्न उच्च पर राजी होगा। तो इससे क्या होगा बताइए, आप कर्ज लेने जाते हैं तो आसान ऋण शर्तों को साथ साथ आप क्या देखते हैं, उच्च ब्याज दर देखते हैं या निम्न पर राजी होते हैं आप? चाहे आप औपचारिक स्रोत से जाए अनौपचारिक स्रोत से जाए, आप तो निम्न पर राजी होंगे ना, कि जो कम से कम वाला होगा उसी पर राजी होंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो आप वैसे भी बिना पढ़े भी दे सकते हैं जवाब। कार्यों के लिए लिया गया ऋण अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है। तो किस तरीके का बताइए, कार्यों के लिए लिया गया ऋण अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है, तो नीचे आपको दे भी रखा है कुछ बताने के लिए। खाने पीने के लिए लेंगे तो क्या ये अर्थव्यवस्था में सहायक है? उपचार के लिए लेंगे तो क्या ये अर्थव्यवस्था में सहायक है? शिक्षा व व्यवसाय के लिए लेंगे तो क्या ये सहायक है? शादी के कार्यों के लिए लेंगे तो क्या ये ऋण अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है? तो अर्थव्यवस्था के विकास में जो सहायक है वो है शिक्षा और व्यवसाय के लिए। जब शिक्षा के लिए लेंगे तब आप उच्च शिक्षा हासिल करेंगे, उच्च शिक्षा हासिल करेंगे तो अच्छी नौकरी पाएंगे या कोई अच्छा व्यवसाय करेंगे, या व्यवसाय के लिए लेते हैं तो लोगों को रोजगार देंगे। ठीक है, सरकार को टैक्स की प्राप्ति होगी। तो ये क्या है, अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है। ठीक है, शिक्षा एवं व्यवसाय के लिए, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे शिक्षा और व्यवसाय के लिए, कार्यों के लिए लिया गया ऋण अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है। या क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, किस प्रकार का ऋण लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए? तो ऐसे ऋण देना चाहिए जिससे कि लोगों को अर्थव्यवस्था में विकास में सहायता मिले। आधुनिक मुद्रा के दो उदाहरण दीजिए। अब आधुनिक मुद्रा के यानी कि नए जमाने के दो उदाहरण कौन से हैं? कागजी नोट, सिक्के। ठीक है, या नोट भी लिख सकते हैं तो भी कागज के ही होते हैं। नोट, सिक्के, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, चेक, ये सब क्या है, आधुनिक मुद्रा के उदाहरण हैं। प्राचीन मुद्रा का पूछे तो सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, कांसे के सिक्के, ये क्या है, प्राचीन मुद्रा के उदाहरण हैं। उससे और पीछे चले जाएं तो क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था। चलिए, रमा भूमिहीन मजदूर है। भूमिहीन मजदूर यानी कि वे मजदूर जिनके पास उनकी खुद की भूमि नहीं होती, दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं और जो कुछ भी मिलता है उससे अपना गुजारा करते हैं। वह कई दिनों से बीमार है। वह जमींदार से उच्च ब्याज पर ऋण लेती है। ऐसे में उसके में फंसने की आशंका क्या होती है, किस में फंसने की, ऋण जाल में। याद आया कुछ, ऋण जाल में फंसने की आशंका होती है, क्योंकि उच्च दर पे होती है और भूमिहीन मजदूर है, दूसरे की भूमि लेकर या तो उस पर खेती करेगी या फिर दूसरे के खेतों में जाकर खेती करेगी वो। ठीक है, फसल ताकि उसकी अच्छी आ जाए, तो ऋण जाल में फंसने की आशंका अधिक रहती है क्योंकि इसमें ब्याज दर जो है अधिक होता है। निम्न कथन को सही कर पुनः लिखें। चांदी, सोना, तांबे के सिक्के आधुनिक मुद्रा के प्रकार हैं।
चांदी, सोना, तांबे के सिक्के क्या आधुनिक मुद्रा के प्रकार है? बताइए। ये या तो आप लिखेंगे यहाँ पर आधुनिक मुद्रा के, नहीं, यहाँ लिखेंगे या तो प्राचीन लिखेंगे, प्राचीन, या फिर लिखेंगे परंपरागत, परंपरागत, ये लिखेंगे आप, दोनों में से कोई एक। तो परंपरागत मुद्रा कौन से हमारे सोने चांदी तांबे के जो परंपरागत पहले से चलते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैंकों में अपनी अतिरिक्त मुद्रा या धन को जमा करते हैं तो बैंकों को रोजाना के नगद की आवश्यकता होती है, कितने प्रतिशत? बैंकों को रोजाना के लिए नगद की आवश्यकता होती है। बैंक में जो भी लोग सारे पैसे जमा करते हैं, कोई 200 रुपये करता है, कोई 2 लाख करता है, कोई 10,000 करता है, तो सारे पैसे बैंक के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तो रोज की जरूरतों के लिए बैंक अपने पास कितना पैसा रखता है? बताइए। 15%। 15% बैंक अपने पास रखता है, ठीक है, रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए। बाकी वो बड़े हिस्सा क्या करता है? वो बैंक ऋण देने के लिए, बैंक अपने पास जो भी पैसा आता है उसका एक बड़ा हिस्सा क्या करता है? लोगों को ऋण देता है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में केंद्र सरकार की ओर से कौन करेंसी नोट जारी करता है? कौन करेंसी नोट जारी करता है बताओ? इंडिया में, भारत में कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप देखेंगे नोट खोल के तो उस पर लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय के लिए कौन सी मुद्रा का प्रयोग होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो भारत की बात नहीं किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जा रही है, तो वहां पर कौन सी मुद्रा का प्रयोग होता है? अमेरिकी डॉलर, ठीक है, अमेरिकी डॉलर, या ऐसे बना के भी आ जाएंगे आप तो शायद नंबर मिल जाने चाहिए, लेकिन आप ऐसे लिखें अमेरिकी डॉलर का प्रयोग किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यानी कि एक देश से दूसरे देश में आप जो है कोई भी चीज़ खरीदते हैं बेचते हैं तो इसमें भुगतान किया जाता है डॉलर में ही। ऋण जाल से आप क्या समझते हैं? ऋण जाल से आप क्या समझते हैं? तो ऋण जाल क्या होता है? ऋण चुकाने में असमर्थता, यानी कि ऋण चुका ना पाना, जो आपने ऋण लिया है उसे ना चुका पाना। क्यों भारत में रुपए में किए गए भुगतान को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है? यानी कि रुपए आप जब किसी को देते हैं तो आप कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ये रुपए नहीं लूंगा, मैं ये 100 का नोट नहीं लूंगा, ये 500 का नोट मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भारत सरकार द्वारा मान्य मुद्रा है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा मान्य मुद्रा है। औपचारिक स्रोतों से प्राप्त ऋण अधिक महंगा क्यों होता है? औपचारिक नहीं, अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त ऋण अधिक महंगा क्यों होता है? ब्याज की दर अधिक होती है, इस वजह से महंगा होता है। कोई भी चीज़ ब्याज की दर अधिक है, इस वजह से महंगा है। और क्यों महंगा है? क्योंकि ये अनौपचारिक स्रोतों से है। औपचारिक स्रोतों पे तो बैंक, आरबीआई का नियंत्रण है बैंकों के ऊपर, वित्तीय संस्थानों के ऊपर, तो उनसे अधिक पे नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? अनौपचारिक स्रोत, यानी कि जो साहूकार से, ठीक है, मित्र से, या फिर आप किसी क्या बोलते हैं, और सेठ जी से, जमींदार से लेते हैं तो क्या होता है? ब्याज की दर अधिक होती है। जमा का बड़ा हिस्सा बैंक किस पर इस्तेमाल करते हैं? जमा का बड़ा हिस्सा ऋण देने के लिए, यानी कि ऋण का मतलब लोन देने के लिए। जमा का बड़ा हिस्सा यानी जो उनके पास पैसे जमा हो रहे हैं उसका बड़ा हिस्सा किस लिए करते हैं? ऋण देने के लिए प्रयोग करते हैं बैंक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको निश्चित तौर से मदद मिलेगी। और पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।